अभी तक हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखा था और अवतल दर्पण का उपयोग सीखा था हम लोगों ने। अब हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे और उत्तल दर्पण का उपयोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उभरा हुआ हो। आप जब देख पाएंगे तो ये देखिए एक उत्तल दर्पण, ये कैसा है दर्पण, ये एक उत्तल दर्पण है। इसमें इसका जो परावर्तक सतह है, ये देखेंगे ये परावर्तक सतह ये उभरा हुआ है। और इधर से क्या किया गया है, इधर से कलई किया गया है। इस साइड से अगर देखेंगे, इस साइड से, तो ये कलई किया हुआ है। इस साइड क्या किया है, कलई किया गया है। और इस साइड क्या है, परावर्तक सतह है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ है। देख रहे हैं इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है। अवतल दर्पण में हम लोग 6 जगह पे वस्तु को रखते थे और प्रतिबिंब बनाते थे। लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में हम लोग 2 ही जगह रख पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो भी वस्तु रखेंगे इसी साइड रखेंगे। किस साइड रखेंगे, हम लोग जो भी वस्तु रखेंगे इसी साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे, इसी साइड रखेंगे। क्योंकि इधर क्या है, इधर तो कलाई किया हुआ है, इधर कलाई किया हुआ है, इधर हम वस्तु को नहीं रख सकते। वस्तु को हम लोग इसी साइड रखेंगे। तो इस साइड रखेंगे तो किसके किसके बीच में वस्तु को हम लोग रख सकते हैं। इधर हम लोग वस्तु को किसके किसके बीच में रख सकते हैं, एक अनंत और एक ध्रुव के बीच में। बस 2 ही पॉइंट है जिसके बीच में हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। एक तो वस्तु को हम लोग रखेंगे पहला अनंत पर, दूसरा हम लोग रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच। 2 ही जगह वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसमें 2 ही कंडीशन है उत्तल दर्पण में। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जब हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो वहाँ से प्रकाश किरण सीधी आती है, मुख्य अक्ष से समानांतर ऐसे सीधी आएगी। जब ये सीधी आएगी तो इसका परावर्तन कैसे होगा, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो फोकस से होके जाता है। तो इधर तो आएगा नहीं प्रकाश किरण, इधर प्रकाश किरण नहीं आएगा क्योंकि इधर कलई किया हुआ है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आता तो कैसे आता, अगर आता तो ऐसे लगभग आता ऐसे होके आता, ये फोकस से होके जाता। तो ये मैं मान के चलता हूँ जब ये ऐसे आता, इसका मतलब ये हुआ इसका परावर्तन, ये इसका परावर्तन ऐसे होगा। जब कोई प्रकाश किरण जब ऐसे आएगी तो इसका परावर्तन कैसे होगा, ऐसे होगा। वैसे ही कोई दूसरा प्रकाश किरण जब ऐसे सीधी आएगी तो इसका परावर्तन कैसे होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर इस साइड आता तो कैसे आता, ऐसे आता। क्योंकि इसको देखिए, ये मुख्य अक्ष से समानांतर है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब ये मुख्य अक्ष से समानांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो नियम क्या कहता है कि ये फोकस से होके जाएगी। लेकिन इस साइड तो कलई किया हुआ इधर आएगी नहीं। तो ये एक अज्यूम कर लेता हूँ, ये मान लेता हूँ कि ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे परावर्तित होगा। ठीक है। अब ये देखेंगे ये जो जितने भी प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है, अनंत से आ रही है, वो कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ फोकस पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, एकदम बिंदु जैसे एकदम छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। ये जो भी परावर्तित होती है, नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि प्रकाश किरण परावर्तित होकर जहाँ मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ देखेंगे जो भी प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है दूर दूर जा रही है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत कहाँ हो रही है, देखिए यहाँ मिलती प्रतीत हो रही है इस एक बिंदु जैसे। तो यहाँ क्या बनेगा, एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जो दर्पण के पीछे बने। ये देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण तो इस साइड है लेकिन इस साइड दर्पण नहीं है, तो इस साइड क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखें, अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैं ये मान के चलता हूँ अनंत और ध्रुव के बीच एक हमने प्रतिबिंब रखा ये भी। अब इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है तो ये एक मुख्य अक्ष से समानांतर ऐसी कोई प्रकाश किरण आएगी। इसका परावर्तन कैसे होगा, ये वही बात फिर हम देख लेते हैं कि अगर मुख्य इधर फोकस से होके आता तो ऐसे आता, लेकिन इधर तो आएगा नहीं आएगा, मतलब ये ऐसे होके जाएगा, इसका परावर्तन ऐसे हो गया। ठीक है। वैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा है, CB पॉइंट है, वक्रता केंद्र है। तो अगर कोई प्रकाश किरण अगर यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ऐसे C से होके जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा, तो ये क्या है, लंब है। ये जैसे आएगा वैसे ही वापस जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये कहाँ कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है, यहाँ कटता हुआ प्रतीत। इसका मतलब ये प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है, ये क्या है, इसका प्रतिबिंब है। तो कैसा प्रतिबिंब देखेंगे, ये वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है।
के ऊपर ही बन रहा है, नीचे बनता तो उल्टा बनता, अगर ऊपर बन रहा है तो सीधा बन रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ उत्तल दर्पण में हम लोग दो जगह ही वस्तु को रख सकते हैं, एक अनंत पर और एक अनंत और ध्रुव के बीच। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा, इसी के बीच में बनेगा। जब हम अनंत पे रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। और अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। अब हम लोग पीपीटी में देख लेते हैं क्या है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए किरण आरेख, जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखिए ये क्या है? ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है। मुख अक्ष पे जब ये समानांतर प्रकाश किरण आ रही है तो ऐसे परावर्तित हो रही है। जब इसको इधर नहीं मिलेगी, ये भी आ रही है, ऐसे परावर्तित नहीं मिलेगी तो इसको पीछे ऐसे हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है फोकस पे। एक बिंदु जैसा बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? एक बिंदु जैसा पॉइंट पे बनेगा जब अनंत पे हम किसी वस्तु को रखेंगे तो, ठीक है। देख रहे हैं एक पॉइंट जैसा यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। जब दूसरा क्या है? अनंत और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के बीच रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देख रहे हैं ये ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है ये प्रतिबिंब, दिख रहा है ये। तो ऐसे प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। अब उत्तल दर्पण का हम लोग क्या देख लेते हैं? उपयोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में, ये उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंप के ऊपर किया जाता है। प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में चला जाता है और अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग करते हैं? जो गली होता है स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। कैसे? एक बार देख लीजिए, उसको समझ लेते हैं। लेता हूँ ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में जब हम यहाँ किसी वस्तु को रखेंगे, हम यहाँ लाइट को जब लगा देते हैं, यहाँ लाइट को लगा देते हैं, जब यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो ये ऐसे परावर्तित होगी, जब ऐसे आएगी तो ऐसे परावर्तित होगी, ऐसे आएगी तो ऐसे परावर्तित होगी, ऐसे आएगी तो ऐसे परावर्तित होगी, ऐसे आएगी तो ऐसे। तो देखिए ये क्या हो रहा है? बहुत सारे एरिया में फैला दे रहा है लाइट को, जिससे क्या होता है बहुत मतलब ज़्यादा एरिया हमको दिखाई देने लगता है। देखिए यहाँ ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया है लाइट में, तो देखेंगे ये कैसे प्रकाश किरण फैल जा रहा है चारों तरफ। फैल जाने की वजह से ज़्यादा एरिया दिखाई दे रहा है। उत्तल दर्पण का यही फ़ायदा है। अवतल दर्पण को कहाँ यूज करते हैं? हेडलाइट में। हेडलाइट में क्यों यूज करते हैं अवतल दर्पण को? अवतल दर्पण को हेडलाइट में इसलिए यूज करते हैं, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हेडलाइट में इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ हम अगर हम लगा देते हैं बल्ब को फोकस पे, तो अगर यहाँ से आ रही है तो प्रकाश किरण ऐसे सीधी जाएगी, यहाँ लगा रहे हैं तो ऐसे सीधी जाएगी, ऐसे आएगी तो ऐसे सीधी जाएगी। तो क्या होगा? हम लोग को दूर की वस्तु दिखाई देगी। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो दूर की चीज़ें हमको देखने होता है, लेकिन हम लोग जब गली या मोहल्ले में कहीं अगर लाइट लगाते हैं तो उसी एरिया में चारों तरफ ज़्यादा एरिया देखना होता है। तो जब उत्तल दर्पण को हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा एरिया दिखेगा, क्योंकि वो प्रकाश को फैला देता है। लेकिन हमको दूर की चीज़ें देखनी है तो क्या लगाएंगे हम लोग? अवतल दर्पण लगाएंगे। अवतल, जैसे कि ये देखिए ये फोक्स जैसा निकल रहा है कि नहीं, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे हम लोग। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग हुआ है। और वही इसमें क्या हुआ है? इसमें हम लोग ने उत्तल दर्पण का उपयोग किया है, जिससे हम लोग को ज़्यादा एरिया दिखाई दे। तो अवतल दर्पण किस में यूज होता है? अवतल दर्पण यूज होता है हम लोग को हेडलाइट में। और उत्तल दर्पण किस में यूज होता है? स्ट्रीट लाइट में, गली मोहल्ले की लाइट में या घर की लाइट में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पहला यूज ये है उत्तल दर्पण का। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है उत्तल दर्पण को मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। इसमें ड्राइवर पीछे आने वाले व्यक्ति व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। ये उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तु को प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे दिखते हैं। जैसे क्या होता है जब हम लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं ना, जैसे बाइक देखें तो बाइक के जो हैंडल में लगा हुआ होता है शीशा पीछे देखने के लिए, उसको उत्तल दर्पण का वो लगा होता है। उसको इसलिए लगाया होता है कि उत्तल दर्पण में तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। जब छोटा बनेगा इसका मतलब ज़्यादा एरिया को हम लोग देख पाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में लगाया गया है। क्या लगाया गया है? दर्पण लगाया गया है। तो इसमें देखिए बहुत सारी एरिया छोटा छोटा बन रहा है। तो छोटा बन रहा है इसका मतलब हम अच्छे से देख पाएंगे कौन सी गाड़ी है और
कितना साइड में लेके चल रही है, कितने जगह पे चल रही है, किधर चल रही है। तो इससे क्या होगा, हम लोग आसानी से देख पाएंगे चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो पहला उपयोग क्या हो गया, पहला उपयोग है स्ट्रीट लाइट के रूप में। दूसरा उपयोग हो गया कि जो मोटर गाड़ी है उसके साइड में लगाया जाता है देखने के लिए। उत्तल दर्पण का तीसरा यूज ये है कि उत्तल दर्पण को सुरक्षा उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। क्या किया जाए, सुरक्षा उद्देश्य के लिए। देखिए, उत्तल दर्पण का एटीएम में यूज होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग एटीएम में भी किया जाता है ताकि बैंक ग्राहक ये देख सके कि उनके पीछे कोई है या नहीं। देखिए, ये क्या है, एक एटीएम है। ये क्या है, एक एटीएम है। एटीएम के यहाँ देखेंगे उत्तल दर्पण लगा होता है। ये दोनों क्या है, उत्तल दर्पण है। जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पीछे कोई है तो नहीं है, तो किस अवस्था में, कैसे, कहाँ देख रहा है, आप यहाँ देख पाएंगे, जिससे आप बच सकते हो फ्रॉड से।